हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8 पर, अष्टम सप्ताह की वर्कशीट पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कशन करेंगे द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों पर, यानी कि 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द्विविमीय आकृतियाँ। तो वे आकृतियाँ जो एक समतल में स्थित होती हैं तथा इन आकारों में लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आकृतियाँ जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हों उसको हम कहते हैं द्विविमीय आकृतियाँ। जैसे आपका होता है वर्ग, यहाँ चित्र दिया गया है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, और उसके अलावा ये समलंब चतुर्भुज हो गया, और उसके अलावा वृत्त हो गया। ये 5 के 5 आपकी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज आप बनाएं वो द्विविमीय होगा। जैसे अगर हमने समांतर चतुर्भुज बनाया स्टूडेंट, तो समांतर चतुर्भुज भी क्या होगा? द्विविमीय होगा। उसके अलावा वर्ग और आयत आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम समलंब चतुर्भुज बनाएं तो ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये सब द्विविमीय है। इसके अलावा वृत्त भी आपका द्विविमीय है। जैसे आप सीडी डिस्क होती है, सीडी कैसेट जो होती है बहुत पतली होती है, पतली कैसेट। ठीक है ना, पतली कैसेट, आप 4 कैसेटों को अगर एक के ऊपर एक रख दोगे तो वो द्विविमीय नहीं होगा फिर, क्योंकि उसमें हाइट आ जाएगी ना उसमें। जैसे आपका 5 रुपये का सिक्का है, उसको द्विविमीय नहीं कहते हैं, उसको त्रिविमीय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी मोटाई भी काउंट हो जाती है। ठीक है, तो मोटाई जिसकी काउंट होती है उसको त्रिविमीय कहा जाता है। तो यहाँ पर द्विविमीय वो आकृतियाँ होती है जिसमें मोटाई बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे आपकी कॉपी का एक पेज है, कॉपी का पेज होता है किस आकार का होता है? कॉपी का पेज आयत के आकार का होता है। ठीक है, हो सकता है कोई वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश हमारे पास कॉपी किताबें जो भी होती हैं आप लोग पढ़ते हैं तो वो आयत के आकार की होती हैं। और अगर हमें एक पेज की बात करें तो बहुत ही पतला होता है, तो उसकी मोटाई को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए उसको द्विविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप द्विविमीय आकृतियों में इतने नाम याद कर सकते हैं: वृत्त, चतुर्भुज, वर्ग, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है, इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिविमीय आकृतियाँ वो होती हैं जिसके अंदर कोई न कोई स्पेस होता है, जगह खाली होती है। ठीक है, त्रिविमीय आकृतियाँ वो हैं जो अपने अंदर जगह बनाए रखती हैं। उसमें 3 चीज़ें होती है: लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई कहें या गहराई कहें, देखो ऊंचाई और गहराई में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? अगर आप एक टंकी के ऊपर चढ़ गए तो आप जब नीचे को देखोगे, जब आप टंकी के अंदर को देखोगे तो आप ये कहोगे कि ये टंकी इतनी गहरी है। ठीक है ना, और अगर आप टंकी के नीचे खड़े हैं, टंकी ऊंचाई में है और आप नीचे खड़े हैं, तो आप कहोगे ये टंकी इतनी ऊंची है। तो ऊंचाई और गहराई दोनों का अर्थ एक ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब यहाँ पर बात आती है जो त्रिविमीय आकृतियाँ हैं कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास त्रिविमीय आकृतियाँ इसमें, तो जैसे हमारे पास है यहाँ पर ये बनाया गया शंकु, कोन इसको कहते हैं। कोन आप देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने अधिकांश जंगलों में भी देखे होंगे, वहाँ लीसा निकालने वाले होते हैं। तो लीसी के जो भलुए कहते हैं उनको, वो कोन होते हैं, वो शंकु के आकार के होते हैं। इसके अलावा बेलन, बेलन आपने देखा होगा घर में घी के डिब्बे होते हैं, वो बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है, आपका जो घर में सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर, वो भी बेलन के आकार का होता है। इसलिए, और चकला बेलन वाला बेलन तो आपने देखा ही है, वो भी त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, तो त्रिविमीय आकृति से मतलब ऐसा होता है कि जिसके अंदर जगह होती है भाई। ठीक है, वो मोटा होता है, सबसे बड़ी बात तो उसमें मोटाई होती है, तो त्रिविमीय होगी। क्योंकि जैसे आप बेलन बनाते हैं तो उतनी लकड़ी का यूज़ हो रहा है। चकला बेलन वाला बेलन, रोटी बनाने वाला, अगर आप उसका यूज़ करते हो तो उसमें उतनी लकड़ी यूज़ हो रही है अंदर। ठीक है ना, तो ये है। और उसके अलावा आपका जो कमरा है, जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, अगर उस कमरे को आप देखें तो वो एक त्रिविमीय आकृति है। क्यों है? उसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए तो हम उसके अंदर अटक सकते हैं, हम उसके अंदर रह सकते हैं। कमरे के अंदर उतनी सारी जगह होती है, तो वो त्रिविमीय आकृति की पहचान होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। पानी की टंकी जो होती है वो त्रिविमीय होती है, उसके अंदर पानी भरा रहता है, जगह होती है उसके अंदर, तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक प्रिज्म है स्टूडेंट, प्रिज्म भी त्रिविमीय आकृति होती है। इसके अलावा ये बनाया गया है घनाभ, ये घनाभ है। घनाभ क्या होता है? घन और घनाभ कक्षा 8 में आपने पढ़े हैं। घनाभ में क्या होते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की हो सकती हैं। और जो घन होता है, घन में क्या होता है स्टूडेंट? घन आपका जो है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों
बराबर माप की होती हैं तो उसको घन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा ये बनाया गया है गोला, इसको गोला कहते हैं। तो फिर कंचे के आकार का बनाया गया है, कंचा भी एक गोला होता है। वैसे आप इसको गेंद मान सकते हैं, गेंद भी एक गोला है। इसके अलावा आपका फुटबॉल होता है, वो भी त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि फुटबॉल में आप देख रहे हो अंदर हवा भर सकते हैं। बैलून, बैलून गुब्बारा क्या है, त्रिविमीय आकृति है। तो ये सब त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, तो ये आपको द्विविमीय और त्रिविमीय क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दिए गए कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों पर हमें डिस्कशन करना है। अभ्यास हेतु निम्नलिखित सारणी में आकृति, आकृति का प्रकार व आकृति का नाम का मिलान कीजिए। उदाहरण के लिए एक मिलान किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखो जो आकृति दिया गया है वो दिया गया है एक प्रिज्म का आकार दिया गया है। प्रिज्म को पिरामिड भी कहते हैं, पिरामिड का आकार भी कहलाता है ये। तो ये पिरामिड किससे है, त्रिविमीय है पहली बात तो, है ना। इसके अंदर जगह खाली हो सकती है ना, इसके अंदर आप देख रहे होंगे टेंट जैसा बना हुआ है, देखो यह टेंट, इसके अंदर टेंट बना के लोग रहते हैं ना, जैसे आप लोग गांव में देखते हैं जो नेपाल से लोग आए होते हैं वो रोड के किनारे अपना घर बना लेते हैं टेंट से। ठीक है, अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा, वो अपने घर बना के वहीं अपना काम करते हैं और उसके बाद कुछ समय वहाँ रहते हैं, उसके बाद अपने दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको काम मिलता है। तो ये क्या है, वो पिरामिड की तरह बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो दिया गया है, यह कोन, शंकु है ये, शंकु। तो शंकु के अंदर भी आप कुछ न कुछ रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि गांव में चीड़ के पेड़ों पर लीसा निकालने के लिए जो भलुए लगे होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है, उनको कोन कहते हैं, इंग्लिश में कोन कहते हैं, और उन्हीं को त्रिविमीय आकृति कहते हैं क्योंकि उसके अंदर आप लीसा जमा कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सीधे सीधे किससे मिलान हो जाएगा, शंकु से और त्रिविमीय से। ठीक है, दो चीज़ों से मिलान होगा। इसके बाद नंबर आता है, ये हमारा ट्राइंगल है भाई, त्रिभुज अपने आप ही दिख रहा है आपको। त्रिभुज का आप मिलान कर दोगे त्रिभुज से, पहली बात यहाँ त्रिभुज लिखा हुआ है और ये कैसी आकृति है, ये है द्विविमीय आकृति। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगला जो है ये बनाया गया है सर्कल, यह है वृत्त है, ये त्रिविमीय नहीं होगा, ये क्या होता है, द्विविमीय होता है। तो वृत्त भी द्विविमीय होता है और इसको आप मिलान कर दो किससे, इसको वृत्त से मिलान कर दोगे। इसके बाद ये बना हुआ है घन, ये है अगला चित्र है घन। घन का सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो ये त्रिविमीय होता है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत कुछ रख सकते हो। इसके अलावा यह है अगले चित्र को हम बेलन कहते हैं, और ये बेलन का जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है, बेलन लिखा गया है यहाँ पे, बेलन से मिलान कर दोगे और ये भी त्रिविमीय है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत कुछ रख सकते हो, घी रख सकते हो, पानी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इसके अलावा जो चित्र दिया गया है ये द्विविमीय है भाई। ठीक है, इसमें हाइट, लंबाई और चौड़ाई है, देखो आगे ये आयत हो गया, तो इसको आयत से मिला दो और इधर द्विविमीय से मिला दोगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो चित्र है ये आपका गेंद, कुछ भी मान लो आप इसको, इसके अंदर आपका जो होगा, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं या हवा भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गोला कहलाता है और गोले जो है आकार में त्रिविमीय होता है। जैसे आपने गोला खाया होगा ना, तो नारियल वाला गोला तो वो भी तो ऐसे होता है, उसके अंदर पानी होता है आपने देखा, और अंदर का पार्ट खाने वाला होता है और अंदर जगह खाली रहती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, त्रिविमीय आकृति। ठीक है स्टूडेंट, तो द्विविमीय और त्रिविमीय बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें अधिकांशतः द्विविमीय का ही निकालना होता है। तो किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाप मात्रा को उसका क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि कोई भी तल जितनी जगह घेरता है उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे एक आकार बना दिया मैंने, इसके अंदर जितनी जगह घिरी ना, ये जितनी जगह इसके अंदर घिर रही है, ये जगह क्या है आपका, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूले दिए गए हैं, ये वर्ग की आकृति है, वर्ग लिखा भी है, और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा का स्क्वायर। आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। त्रिभुज का होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ये बनाया गया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं आपको पता होगा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। ठीक है, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट और होता है कि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। जैसे आपने देखो, जैसे आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके अलावा लास्ट दिया गया है वृत्त। वृत्त में त्रिज्या होती है, ये जो लाइन खींची गई है ना, इसको आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसको। एक सर्कल जो होता है ना वृत्त,
ये वृत्त हो गया, इसमें ये केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसकी त्रिज्या कहते हैं स्टूडेंट, आर कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये आपने सूत्र लिखने भी हैं और याद भी कर लोगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया अभ्यास हेतु प्रश्न। हम अपने परिवेश में आसपास अनेक त्रिविमीय आकार देखते हैं, किन्हीं 5 आकारों के नाम लिखिए। अब कोई 5 आकारों के नाम लिखिए कह रहा है, बहुत सिंपल हो गया। त्रिविमीय आकार क्या क्या है बच्चों, देखिए। एक तो लिख दोगे आप घर, घर के अंदर जो कमरा होता है, ठीक हो गया। दूसरा आप लिख दोगे संदूक, संदूक आपका त्रिविमीय है क्योंकि संदूक के अंदर हम कपड़े रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका अलमारी, अलमारी लिख सकते हैं, ठीक है। अलमारी, अलमीरा को आप रख सकते हैं इसमें त्रिविमीय में। इसके अलावा आप लिख सकते हैं बाल्टी, पानी भरते हैं ना बाल्टी में, बाल्टी भी त्रिविमीय है। आप गिलास लिख सकते हो। इसके अलावा आप अपना पतीले का नाम लिख सकते हो। अरे घर में जितने सामान, जिसके अंदर कोई सामान रखा जा सकता है ना, चाहे पानी हो, चाहे आप दूध रखें उसमें, चाहे आप उसमें चावल रख रहे हो किसी डिब्बे में, कुछ भी, वो सब आपका क्या है, त्रिविमीय है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप कोई 5 नाम लिख लेना। हमारा मकान के अंदर जो हम जिस कमरे में हम रह रहे हैं वो भी त्रिविमीय है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे कुछ वस्तु के नाम दिए गए हैं, वो वे किस आकार के हैं उनके आगे लिखिए। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स किस आकार का होता है, ज्योमेट्री बॉक्स घनाभ हो, क्यों होता है, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई मतलब मोटा होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसलिए उसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। एक ईंट भी किस आकार का होता है, ईंट भी घनाभ होता है, भाई यहाँ पर आप घनाभ लिख दोगे यहाँ पर भी। फुटबॉल किस आकार का होता है, फुटबॉल होता है गोला, ठीक है, फुटबॉल गोला होता है बच्चों। माचिस की डिब्बी किस आकार की होती है, वो घनाभ होती है, माचिस की डिब्बी होती है घनाभ। सड़क बनाने वाला रोलर, आपने देखा होगा सड़कें बनती हैं गांव में, तो सड़क जब बन रही होती है तो उसमें एक सबसे पहले कंक्रीट वगैरह बिछाया जाता है और डामर वगैरह डाला जाता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको ऊपर से क्या किया जाता है, मुलायम किया जाता है। प्लेन करने के लिए रोलर घुमाते हैं, बहुत मोटा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। वो जब उसको घुमाते हैं तो वो पूरा सड़क को जो है प्लेन करते हुए चलता है ना, समतल करते हुए चलता है। तो रोलर किस आकार का होता है, रोलर होता है आपका बेलन के आकार का बच्चों। किस आकार का होता है, रोलर होता है बेलन के आकार का, ठीक। एक लड्डू, लड्डू क्या है भाई, लड्डू देखो, लड्डू बनाने में कितना मटेरियल लगता है आप देखते होंगे ना। तो जिस चीज़ को बनाने में मटेरियल खर्च हो रहा है तो समझ लीजिए वो त्रिविमीय है। तो लड्डू आपके गोले के आकार का होता है, लड्डू को हम गोल बनाते हैं ना, तो उसको हम कहेंगे गोला। क्या कहेंगे बच्चों, गोला कह देंगे लड्डू को। थर्ड प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखो कितना सरल है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आप लिख दोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, लिख दोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई आपकी 3 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, 4। तो 3 चक्को 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है बच्चों 12। आप ऐसे एक्सप्लेन सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। अगला कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। देखो आपके पास वर्ग की भुजा, आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है भुजा का स्क्वायर, बराबर कितना दिया है हमको इसका क्षेत्रफल 25, भुजा स्क्वायर बराबर 25, इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 25 का निकाल दोगे वर्गमूल, क्योंकि जब एक ओर से स्क्वायर हटा देना तो दूसरी ओर वर्गमूल चढ़ता है। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल आपने कक्षा 8 में पढ़े हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र आधार गुणा ऊंचाई। आपके पास सारे सूत्र हैं ऊपर, उनको देख के आपने कर लेना है। आधार गुणा ऊंचाई, सूत्र लिखना जरूरी है। और आधार कितना दिया है इसमें, 7 दिया है और ऊंचाई दिया है 4 दिया, तो 7 चौको कितना आ जाएगा, 28 लिख दो यहाँ पे, 28 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, 28 आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है आपका, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है और लंबाई 12 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा थोड़ा कठिन है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है भाई, आयताकार के लिए क्षेत्रफल होता है,
लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल। अब लंबाई कितनी दे रखी है इन्होंने? लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई इन्होंने नहीं दी भाई अब की बार, ठीक है। और इन्होंने क्षेत्रफल कितना बताया? 108 बताया है बच्चों। तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? चौड़ाई बराबर आ जाएगा बच्चों 108 बट्टे 12, ठीक है। लंबाई से 108 में भाग दे देंगे तो चौड़ाई हमारी कितने आ जाएगी? 12 नम्मा 108, तो 9 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 400 मीटर लंबाई और 300 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय। देखो अब इसको समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये हमने एक भूखंड बना दिया। भूखंड मतलब होता है एक ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा, उसको कहते हैं भूखंड, ठीक है। अब यहाँ इसकी लंबाई इन्होंने दे दी 400 मीटर और जो इसकी चौड़ाई दे दी बच्चों वो कितनी दे दी? 300 मीटर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि पहले तो हमें ये बताना है ना बच्चों इसमें कि इसका जो जगह है ये बीच में कितनी जगह लेगा। टाइल बिछाओगे तो भाई हमें पता होना चाहिए ना हमें कितने जगहों में टाइल बिछाना है। ये अब ये चित्र में आप देख रहे होंगे टाइल जैसे बना दिया मैंने इसमें। तो ये देखिए टाइल जैसे बना दी। अब इसका पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा। जब हम इसका एरिया निकालेंगे ना तो ये क्या किस आकार का है? ये आयत के आकार का है। अब आयत का सूत्र आप पहले ही पढ़ चुके हो। आयत का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा लंबाई लिख दिया, कोई बात नहीं, यही हो जाता है सूत्र, ठीक है। अब इसमें लंबाई कितनी हमारी 400 है और चौड़ाई कितनी है 300, ठीक है बच्चों। तो 400 और 300 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास 400 और 300 को गुणा कर देंगे तो 4 3 तो हो जाएगा 12, जीरो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे। ये तो हमारा आ जाएगा ये 1,20,000। 1,20,000 क्या आ गया बच्चों? वर्ग मीटर, ठीक है, इतना आ गया। अब एक वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्चा 8 रुपये है भाई, और यहाँ कितना है? 1,20,000 वर्ग मीटर आ गया। अगर हम इस पर टाइल लगाएं तो कितना आ जाएगा खर्चा, ये पूछ रहा है। तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे? 8 से। इसको 8 से गुणा कर देंगे। अब 8 से गुणा करते हैं तो पहले तो पीछे जीरो ही आएगा, दूसरा भी जीरो आएगा, तीसरा भी जीरो आएगा, चौथा भी जीरो आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि 8 से शून्य को गुणा करें तो शून्य आएगा। 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 4 बार शून्य आ गए। फिर 8 से 2 को गुणा करेंगे, 8 दूना 16 की 6, हासिल 1 आ जाएगा। फिर 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। तो ये इतना आंसर आ गया हमारे। इतना रुपये खर्च होगा भाई, ठीक है। तो 9,60,000 रुपये खर्च हो जाएगा अगर ये 300 मीटर 400 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार भूखंड है और 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च पूछ रहा है। तो हमने पहले क्या किया? लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल दी। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। तो भूखंड का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। क्षेत्रफल हमारा आ गया 4 3 12 और 4 जीरो आगे पीछे से, ठीक है ना, इतना आ गया। तो 1,20,000 हो गया ये। अब 1,20,000 को अब वो कह रहा है कि इतना वर्ग मीटर आ गया। अब 8 रुपये में 1 वर्ग मीटर में टाइल हो रहा है तो 8 से इसको गुणा कर दोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा 9,60,000। ठीक है बच्चों, इसको बना सकते हैं आप। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आप देखें तो हमें यहाँ मिलता है हाँ, अब यहाँ पर हमें मिला ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो ठोस आकृतियाँ होती हैं जैसे घनाभ, घन, इनका क्षेत्रफल नहीं होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इनका। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A²। और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR × R + H। ठीक है, ये हमारे 3 फॉर्मूले, इनको तो आपको याद करना पड़ता है। अभ्यास हेतु प्रश्न दिया गया है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कह रहा है भैया। देखो इसको बनाते हैं हम। इन्होंने कह दिया ऊंचाई निकालो। ऊंचाई को कहते हैं इंग्लिश में हाइट, तो हाइट को लिखते हैं h।
ठीक है बच्चों। सूत्र यहाँ पर दिए हैं, सूत्र तो आपको याद करने पड़ते हैं, नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते। तो हाइट निकालनी है, एच निकालना है, और इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी दे दी इन्होंने, 7 सेंटीमीटर दे दी, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 968, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका दे दिया, ये बेलन का। तो आप देखिए यहाँ पर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल साफ साफ शब्दों में लिखा है सूत्र ऊपर, तो यहाँ लिखा है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है, 2πr इंटू आर प्लस एच। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ, इतना आपने नोट कर लेना है, फिर आगे देखिए सॉल्व करता हूँ। तो ये इन्होंने दे दिया ये दे दिया 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है बच्चों। 2πr इंटू आर प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इक्वल टू इन्होंने दे दिया 968, क्योंकि उन्होंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकाल के दे रखा है हमको पहले से ही। अब इसमें हमने क्या क्या मान रखना है भाई, हमें आर का मान रख देना है 7, मैंने अभी लिखा दिया था ना, आर हमें 7 रखना है और एच हमें निकालना है। तो 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान हो गया 7, और यहाँ पर भी 7 प्लस एच, ठीक है बच्चों, बराबर 968। तो यहाँ 7 से 7 कट जाता है, तो 22 दूना 44, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 7 प्लस एच बराबर 968, ठीक हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लोगे। अब ये 44 गुणा 7 कर देना हमको, 44 गुणा 7 करना है, और यहाँ 44 गुणा एच कर देना है बराबर 968, ठीक है। तो 44 गुणा 7 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 गुणा 7 प्लस 44 एच, ठीक है, बराबर कितना है 968, ओके। तो 44 गुणा 7, यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 44 गुणा 7 गुणा एच हो गया था, गुणा 7 प्लस 44 एच बराबर 968, ठीक हो गया। अब 44 गुणा 7 का 7 को 28 का 8 असल 2, 7 को 28 और 2 30 हो गया बच्चों, प्लस 44 एच हो गया बराबर 968, ठीक है। इससे हम अगर 44 एच को अलग कर दें तो हमारा 968 माइनस 308 हो जाएगा ना, क्योंकि 308 पक्षांतर करके उधर माइनस हो जाएगा। तो 44 एच बराबर 308, अगर 968 में 308 घटाना है तो 8 में से 8 घट गया 0, 6 में से 0 गया तो 6, और 9 में से 3 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो इससे h कितना आ जाएगा हमारा 660/44, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। अब 44 से इसको विभाजित करना, 44 का भाग पहले 66 में देंगे, 44 से कम 44, 66 में से 44 घटाएंगे तो बच्चों हमारा आएगा कितना, 22 आएगा। 22 के साथ 0 लिख देंगे ना, ये वाला 0, तो 220 बन जाएगा। अब ये भाग आप अपने कॉपी में करोगे तो 20 आ जाएगा, 3 की 220 हो जाएगा 44 से, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार भाग जा रहा है, ठीक है। तो 15 आ जाएगा बच्चों, इसका टोटल भाग जो 15 बार जा रहा है। अब लिख दोगे आप यहाँ पर, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आता है एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, भुजा कितनी है 10, और इसने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो घन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 गुणा a कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, भुजा है ना a यहाँ पर भुजा है, देखो साफ साफ लिखा है, घन की भुजा होती है a। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये आप सूत्र लिख लोगे, और मैं इसका मान रख के बता दे रहा हूँ। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा 2 बार लिख दो, ठीक है। तो ये आएगा 6.60.600, लो जी भाई साहब, ये आपका आंसर आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सूत्र आप यहाँ से लिख दोगे 6a², 6 गुणा भुजा स्क्वायर लिख दोगे, माँ की फिर मान रख दोगे बराबर 6 गुणा 10 गुणा 10 600, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट में आता है एक डिब्बे की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी 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 है। तो दे दिया इन्होंने, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये भी बहुत सरल है, इसको आपने क्या कर देना है, इसमें रख देना है।
देखो कोई भी डिब्बा होता है ना बच्चों, वो होता है आपका किस आकार का? कोई भी डिब्बा होता है आपका घनाभ के आकार का, या घन के आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है ना, तो यहाँ पर घनाभ ही होगा बच्चों, ठीक है, घनाभ होगा। अब आप देखिए एल, लंबाई को कहते हैं एल। एल कितना दे रखा है आपको? 20। ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है, चलो जो भी है। अब इन्होंने क्रमशः कह रखा है, तो हमें सबसे पहले बच्चों इसको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने कहा ऊंचाई पहले कह रखी, तो एच बराबर सीधी सीधा आप लिख दोगे 20, ठीक है, 20 लिख दोगे एच। और उसके बाद लंबाई कह रखा है, लंबाई मतलब 15, लेंथ मतलब 15 हो गई। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई को कहते हैं ब्रेथ, ठीक है, बी लिखते हैं, तो इसको 10 हो गया, ठीक। अब आप इस फॉर्मूले में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 2 इंटू एल बी का मतलब हो गया एल और बी 15 गुणा 10, ठीक, 15 गुणा 10 प्लस बी एच का मतलब हो गया बी और एच 10 गुणा एच, एच कितना हो गया 20, ठीक है, और प्लस एच एल, एच कितना है 20 और एल कितना है 15, इनको गुणा कर दोगे तो हमारा 15 और ये 10 को गुणा करके आ जाता है 150, दो तो बाहर से ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 150 प्लस 20,200, ठीक है, और प्लस 15 दूना 30 यानी कि 300, 15 गुणा 20 करना है ना, तो 300 हो गया, ठीक है। तो ये इनको जोड़ के 300 और 200 500, 500 ये 600, 650 हो जा रहा है बच्चों, इनको जोड़ के हो जा रहा है 650। तो 650 हो गया जोड़ के, और बाहर से कितना लिखा था बच्चों? यहाँ पर 2 लिखा था, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका 650, है ना। 650 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 650 दूना होता है 1200 और एक 1300, यानी कि 1300 टोटल आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 650 दूना 1300 होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? लास्ट में आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1300 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आंसर आ गया? इसका, ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक इन्होंने दिया है आयतन। देखो आयतन का मतलब होता है कि किसी भी आकृति के अंदर कितनी जगह है, किसी भी आकृति के अंदर जितनी जगह होती है ना, उसको उसका आयतन कहते हैं। अब हमारे जो कमरे होते हैं, जिन कमरों में हम बैठे हैं, उस कमरे में जितनी हवा भरी जा सकती है या उसके अंदर जितना हम सामान रख सकते हैं, वो सब उस कमरे का आयतन है, ठीक है। अब जैसे आप पानी लेने जाते हैं, पानी का डिब्बा होता है 5 लीटर का है, तो वो 5 लीटर क्या है? उसका आयतन है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि 5 लीटर के डिब्बे में 6 लीटर पानी अटका दोगे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना बच्चों। तो वहाँ पर आपका वो आयतन कहलाएगा 5 लीटर, ठीक है। जितनी उसके अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जितनी जगह है वो उसका आयतन है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल होता है, मोबाइल क्या है? मोबाइल में आप गाना लगाते हैं और उसका आवाज़ अधिकतम जितना बढ़ा सको वो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है, ठीक है। तो अधिकतम आप उतना ही बढ़ा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको, एक मोबाइल है और उसमें आप बिल्कुल एक बूफर की तरह आवाज़ बना दोगे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो उसकी वॉल्यूम ही उतनी होती है, उसका आयतन ही उतना ही होता है, तो आवाज़ उतनी ही तो आएगी जितना उसका मोबाइल में अपने खुद की वॉल्यूम होगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो सकता है। अगर आप कोई एडिशनल चीज़ जोड़ के करें वो अलग चीज़ हो, तो उसको हम नहीं कहते हैं। लेकिन आयतन का मतलब होता है कि उसकी खुद की क्वालिटी, उसके अंदर जितना चीज़ हम इंस्टेंटली उसके अंदर रख सकते हैं या जितना अधिकतम उसको प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है, उसको आयतन कहते हैं। अब यहाँ पर घनाभ का आयतन बताया गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र था 6a² था बच्चों, याद होगा आपको, ऊपर पढ़ लिया है। और इसका मान कितना दिया है इन्होंने? 150 दे रखा है, देखो दिया है। अब इसे हम a² अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? 150 बट्टे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। तो 150 को अगर 6 से भाग देते हैं तो a² बराबर 6, 6 का भाग इसमें दे देते हैं 150, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, ठीक है, भाग दे देना 150 में 6 का, तो 25 आंसर आएगा। ये a² का मान आ गया। इससे a कितना निकल जाएगा बच्चों? a बराबर हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये हमको मिल गया घन की भुजा। क्या मिल गई इससे बच्चों? घन की भुजा मिल गई, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है ये। अब इसका हमको क्या निकालना है? आयतन भी पूछा गया है, देखो प्रश्न में। अब इन्होंने इसका आयतन भी पूछा है, तो हम आयतन निकाल देते हैं। घन का आयतन क्या होता है बच्चों? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो आयतन हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25 पंचे 125 आंसर आ जाएगा इसका।
और इसको कहते हैं 125 घन, ये क्यूब, ठीक है। हाँ, 125 घन सेंटीमीटर लिखोगे इसके पीछे आप, 125 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में आता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी 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 है, तो इसका आयतन बताइए। अब देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई गुणा अगर आपको बताई गई है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताई गई, तो आपका आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 12 गुणा 9, ठीक है। 20 गुणा 12 गुणा 9 हो जाएगा। अब इनको गुणा करते तो 12 दूना 24 यानी कि 240, इन दोनों को गुणा करके आ गया, और फिर 9 से और गुणा करना है, तो कर देते हैं इसको। 9 शून्य शून्य, 9 को 36 की 6 से 3, 9 दूना 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 21, ठीक है। तो 2160 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 12 दूना 24, 240 गुणा 9, 9 शून्य शून्य, 9 को 36 की 6 से 3, और 9 दूना 18 और 3 21, तो इतना क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयतन को हमेशा घन सेंटीमीटर या घन मीटर में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, नहीं तो घन आगे भी सबसे सब में लगाना होता है। घन का मतलब है क्यूब, ठीक है, इसे क्यूब में आता है आयतन। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई को कहते हैं बच्चों एच, एच बराबर 80 हो गया। और त्रिज्या कितनी दे रखी है इन्होंने, आर बराबर दे रखा है 3.5, ठीक है। इस बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मतलब हो गया 22/7, सूत्र आप यहाँ से लिख लेना जरूर। बेलन का आयतन आर स्क्वायर का मतलब हो गया त्रिज्या का स्क्वायर, तो 3.5 गुणा 3.5, ठीक है, 2 बार लिख देंगे। ये त्रिज्या हो गई। और ऊंचाई कितनी दी है बच्चों इसकी, 80 दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 7 का भाग 3.5 में जाता है, 7 पंचे 35 होता है, 0.5 बार जाएगा बच्चों, ठीक है, 0.5 बार। अब इन सबको गुणा करना है, तो 22 पंचे 110 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट की वजह से 11 आ जाएगा। और यहाँ 35 गुणा 8 कर देते हैं, तो 0 का 0, 8 पंचे 40 के शून्य से 4, 8 3 24, 24 और 4 कितना होता है बच्चों, 28 होता है। 0.1 अंक से गुणा तो आपको आनी चाहिए। आपने करना है 22 से 0.5 को गुणा करना है, और 3.5 से 80 को गुणा करना है। तो आपके ये दो गुणा करके इतना आ रहे हैं, 11 गुणा 240 हो जाएगा। 11 गुणा 240 करना है, अब लास्ट आंसर हो जाएगा 11 गुणा 240 कर देते हैं इसको भी। तो 0 का 0, 11 चक्को 44 की 4 हिसल 4, 11 दूना 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। तो 2640 घन सेंटीमीटर, इसका भी आंसर लिखोगे 2640 घन सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 8 वर्कशीट है। इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक केयरफुली अध्ययन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा, जिससे आगामी जो वर्कशीट पर हमें स्टडी होगी, इन फ्यूचर जो आने वाली वर्कशीट होंगी उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप अभी भी आपको कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है, तो आप हमसे इसमें व्हाट्सएप के इसी के माध्यम से आप इसमें अपना कमेंट लिख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको इंस्टेंटली भेज दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर ज़रूर करें, और जो है अच्छे तरीके से पढ़ें, और जो जितने भी सूत्र इसके अंदर लिखे गए हैं, ये सूत्रों को आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है पूरे फॉर्मूले पे टिकी है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ये सारे के सारे सूत्र पे टिके हुए थे, सारे सूत्रों से। सूत्र अगर हमें याद होंगे तो बहुत इंस्टेंट हम उसको बहुत ईजिली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सूत्र याद नहीं होंगे तो फिर कोई और सॉल्यूशन नहीं होता कि हम इसको कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी करिए, तो इस काम को कंप्लीट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।